हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस पढ़ा था। तो आज अपने को बच्चों अपन ने वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में फिनिश करी थी। तो आज हमें क्या पढ़ना है, वांट ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपन की लास्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई थी। आज हमें वांट ऑफ थ्योरी पढ़नी है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या है ना, वो अपन समझते हैं। तो ये थ्योरी का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर इज analogy between solutions and gases। ठीक है, अब बच्चों वांट ऑफ थ्योरी क्या कहती है कि एक सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है गैसेस और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या कहता है कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन गैसेस एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वो रिलेशनशिप क्या है वो अपन इसको आगे स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन वो रिलेशंस को। तो पहला रिलेशन आपको गैसेस में बच्चों आपको पता है कि फॉर गैसेस ओके वी नो प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में भी क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। So this is a similarity. This is the first similarity. Okay. Second, gases में क्या होता है बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट आता है। ठीक है, एंड सेम हियर, इधर भी पाई बाय टी का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यहाँ पे पी प्रेशर होता है गैस का। ठीक है, एंड थर्ड, गैसेस में हम आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं, पीवी इजिकल्स टू एनआरटी, एंड सेम इधर हम फॉलो करते हैं पाईवी इजिकल्स टू एसआरटी। ठीक है, यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एस जो होता है बच्चों वो होता है मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, एस जो होता है मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है बच्चों, और इसकी भी जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन आती है। राइट, तो बच्चों ये सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है डाइल्यूट सॉल्यूशन और गैसेस के बीच में। राइट बच्चों, क्लियर है ये सबको। सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन एग्जिस्ट the similarity exists between dilute solution and gases। राइट बच्चों, क्लियर है ना। तो ये सबसे पहले वांट ऑफ ने आइडेंटिफाई किया था। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर। ओके बच्चों, तो हमें इन सिमिलरिटीज को यूज करना है। एस क्या है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट एज सेम एज गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 0.0821 लेते थे, यहाँ पे 0.082 होती है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ठीक है, तो बच्चों अपन को इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन ये प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब हम एक नई टर्म समझते हैं बच्चों, आइसोटेनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टडीइंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इनको कई जगह आइसोऑस्मोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है,
ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर अपन डेफिनेशन लिखना चाहे, टू सॉल्यूशंस which have same value of osmotic pressure, which have same value of osmotic pressure is termed as isotonic solution। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 था, सेकंड वाले का पाई 2 था, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, पाई 1 इजिकल्स टू पाई 2। राइट बच्चों, समझ में आया? आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, पाई 1 इजिकल्स टू पाई 2। ओके, क्लियर है बच्चों? तो होपफुली यहाँ तक बच्चों आपको आइसोटोनिक और वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आई होगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, अपन मिक्स कर रहे हैं now we are going to mix mixing of two solutions having different osmotic pressure। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों पाई 1 एंड सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। अब दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो इसका वॉल्यूम V1 ले लेते हैं और इसका वॉल्यूम V2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जब दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आफ्टर मिक्सिंग। तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा बच्चों, दोनों का मिक्स कर दिया, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। तो मिक्सिंग के बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा ना, वो उसको अपन बोलेंगे पाई R, और जो वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। तो आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, समझ में आया बच्चों, अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो दिस इज दी आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन। राइट, क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ बच्चों? नहीं। तो हम जब मिक्स कर देंगे दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, इनिशियल वॉल्यूम डिफरेंट है, तो जब मिक्सिंग के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। राइट बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ना इसमें हम सेकंड केस ले रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सॉल्यूशन 1 के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N1 एंड वॉल्यूम गिवन है V1, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है N2 एंड वॉल्यूम गिवन है V2। ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग अगेन, आफ्टर मिक्सिंग जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा बच्चों, ठीक है, और इसका लेट अस सपोज हमने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 लिया और इसका पाई 2 लिया, तो वो आएगा बच्चों पाई 1 प्लस पाई 2।
अब बच्चों पाई वन कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी बताया था गैस वाली इक्वेशन से अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो अपन क्या करेंगे, N1RT अपॉन मिक्सिंग के बाद टोटल सोल्यूशन ये हो जाएगा V1 प्लस V2। अच्छा इसमें ना अपन I1 और लगाएंगे, I1 वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, ये भी अपन बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो पाई वन की वैल्यू क्या होगी, nRT बाई V होती है, तो अपन यहाँ पे लेकिन टोटल वॉल्यूम यूज करना है, राइट। फिर सिमिलरली इसका N2RT अपॉन V1 प्लस V2 I2, ठीक है, समझ में आया। तो ये अपन को यूज करना है व्हेन वी आर मिक्सिंग अ सॉल्यूशन उस नंबर ऑफ मोल्स आर डिफरेंट। फर्स्ट वाले केस में ये नहीं था, राइट। तो क्या होगा, पाई आर क्या हो जाएगा, पाई वन प्लस पाई टू, पाई वन की वैल्यू इस तरफ लिखेंगे I1 एंड I2। ये क्या है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ टू सॉल्यूशन, राइट। क्लियर है बच्चों। और V1 प्लस V2 तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो बच्चों ये मिक्सिंग की थ्योरी समझ में आ गया कि अगर हमने दो सॉल्यूशन है, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, पाई वन एंड पाई टू, तो उनको मिक्सिंग के बाद हमारे क्या आएगा सर, पाई वन प्लस पाई टू, ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ इसमें नहीं, आगे बढ़े, चलें आगे। तो अब इन पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं, ये जो भी थ्योरी अपन ने पढ़ी है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपन। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों इस पे। तो क्वेश्चन है बच्चों 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस solution contain 1.26 gram of a polymer, ठीक है। The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar, right? Calculate the molar mass of the polymer, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों द गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक तो वॉल्यूम गिवन है। अब बच्चों वॉल्यूम को अपन कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज 0.2 लीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर क्यूब को अपन ने लीटर में कन्वर्ट किया है, दैट इज 0.2 लीटर। नेक्स्ट कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर, ठीक है।
तो ये इसमें पॉलीमर का एक्वा सॉल्यूशन में पॉलीमर का वेट कितना है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज WB, दैट इज 1.26 ग्राम. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, टेम्परेचर 300 Kelvin is found to be pi 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. ठीक है, तो इसमें बोला है मोलर मास ऑफ दी पॉलीमर, तो हमें MB निकालना है. राइट बच्चों, तो आप बच्चों ये इक्वेशन अपन यूज कर सकते हैं, पाई V इजिकल्स टू NRT. ठीक है, पाई की वैल्यू बच्चों आप क्या पुट करोगे इधर, एक बार इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और इधर अपन ये लिख सकते हैं पाई V इजिकल्स टू WB अपॉन MB, वेयर MB इज द मोलर मास, दैट इज RT. ठीक है, तो MB को बच्चों अपन क्या पुट कर सकते हैं, WB इंटू RT अपॉन पाई V, ये अपन पुट कर सकते हैं इसमें. तो WB बच्चों क्या आएगा, 1.26 इंटू 0.082, R को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, T अपना 300 है, पाई की वैल्यू बच्चों अपनी जो है 0.2 लीटर है, और ये अपन को बच्चों बार अपनी वही यूनिट है, SI यूनिट, तो इंटू 10 to the power minus 3 डायरेक्टली पुट करोगे तो ये अपना आ जाएगा. इसको जब कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, सो दैट आंसर कम्स आउट टू बी 61038 ग्राम पर मोल. राइट बच्चों, क्लियर है. सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट दी वैल्यू. ठीक है, चले आगे बच्चों, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत कोई गड़बड़, सिंपल और वैल्यूज पुट करनी है हमें और सॉल्व करना है. राइट, चलें आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. So the next question is, the next question is a solution is prepared by dissolving 1.08 gram of human serum albumin a protein obtained from blood plasma in 50 centimeter cube of aqueous solution the solution has an osmotic pressure of 5.88 mm of Hg at 298 Kelvin. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है
हमें जो इसमें फाइंड करना है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्बुमिन। ठीक है, चलें आगे बच्चों। तो हमें ये निकालना है, तो मोलर मास के लिए अभी अभी हमने देखा दैट इज WbRT अपॉन पाई वी। ठीक है, WB कितना है बच्चों, वेट 1.08 ग्राम, R 0.082, T अपने को गिवन है 298 केल्विन। पाई की वैल्यू बच्चों अपने को mm ऑफ Hg में गिवन है। ठीक है, तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एटमॉस्फेयर में कैसे करोगे, 5.88 अपॉन 760 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, और 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा 0.05 लीटर। ठीक है, ये हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर क्यूब में लीटर से कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो इससे हमारा मोलर मास आ जाएगा सीधा सीधा। तो मोलर मास की जो वैल्यू आएगी दैट इज 68655 ग्राम पर मोल। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ इसमें? चलें आगे। चलो, सो दैट इज द क्वेश्चन। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है बच्चों पार्ट है अपना अपन को वांट ऑफ फैक्टर की स्टडी करना। नेक्स्ट पार्ट है वांट ऑफ फैक्टर की स्टडी करना। सो या उससे पहले बच्चों अपन एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस तो हमने समझा था, अब अपन रिवर्स ऑस्मोसिस समझेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में बच्चों क्या होता है कि हम सॉल्यूशन के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाते हैं कि वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो। तो जब ये चीज़ अपन कंडीशन करते हैं कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर है जो सॉल्यूशन के ऊपर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो होता क्या है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की तरफ, जबकि ऑस्मोसिस में उल्टा होता था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में मूव करते थे वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की तरफ। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। राइट, ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाते थे, इसमें सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है विच इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब बच्चों इसका यूज कहाँ पे आता है, इसका यूज आता है बच्चों सी वाटर में से फ्रेश वाटर को जनरेट करने के लिए। अपन क्या करते हैं, सी वाटर हमारा सॉल्यूशन हो गया जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, फ्रेश वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, हम सी वाटर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रेश वाटर सॉल्वेंट की तरफ, मतलब फ्रेश वाटर की तरफ चला जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होके, और हम एक जगह उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, हमें फ्रेश वाटर मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है बच्चों। ठीक है, यहां पे बीच में हमने
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दिया है। यहाँ पे है हमारा सी वाटर, ठीक है। यहाँ पर है बच्चों हमारा फ्रेश वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे बहा ठीक है बच्चों। सो दिस इज आवर फ्रेश वाटर, दिस इज सी वाटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहां पे हम बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर यहां अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहां पिस्टन लगा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर अपन अप्लाई करेंगे वो इसके प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दैट इज आवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज फ्रेश वाटर, दिस इज सी वाटर, दिस इज पिस्टन, और यहीं से अपन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर अपन ने अप्लाई किया तो उससे क्या हो रहा है, सी वाटर पे प्रेशर आ रहा है विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है बच्चों वो हमारा ग्रेटर देन है ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, और जैसे प्रेशर लगेगा तो यहाँ से फ्रेश वाटर विच इज सॉल्वेंट, वो मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करके फ्रेश वाटर में जाएंगे और यहाँ पे हम फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये सारी चीजें। आगे बढ़े, चलो। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस होपफुली बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, चलो नेक्स्ट पार्ट है our next part is abnormal colligative property। abnormal colligative प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बच्चों एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब अपन को वो समझना है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो व्हाट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेम से समझ में आ रहा है, जो नॉर्मल नहीं है ऐसी प्रॉपर्टीज। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उनके उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कि आपने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल को मिक्स किया है। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन दी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है।
अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होंगी। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बच्चों क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों मेनली डिपेंड किस पे करती है, सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन में। अब बच्चों क्या होता है कि हम अगर कुछ अमाउंट सॉल्यूट पार्टिकल के इनिशियली जब डालते हैं तो वो एक्चुअल में जो सॉल्यूट पार्टिकल जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें सेम नहीं रहते हैं। क्यों सेम नहीं रहते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना, डिसोसिएट होते तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, वो एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट का मतलब कि कुछ बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज होते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होती है, राइट। तो इस केस में जो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी थी, तो अब जो प्रॉपर्टी आएगी दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रीजन देखते हैं कि सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज क्यों होते हैं। सो द मेन रीजन इज व्हाई सॉल्यूट पार्टिकल्स आर चेंजिंग। Why solute particle are changing? So first reason है by dissociation and second one है by association, ठीक है, समझ में आया, बाय डिसोसिएशन एंड बाय एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा कि सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज होंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगी। चलें आगे। तो जो ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बच्चों तो अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल, इसको अपन यहां से लिखते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं यहां CP लिख रहा हूं, CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टेकन, ठीक है। अब आता है एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। सो दैट इज एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी that is proportional to number of solute particle after dissociation or association, and that is normal value of colligative property that is number of solute particle taken। आपने इनिशियली कितने लिए हैं, राइट बच्चों। तो ये क्लियर है। तो बच्चों जो रेशियो होता है ना, द रेशियो, इसको रब मैं कर देता हूं। तो ये जो रेशियो होता है आई, इसको अपन बोलते हैं आई, और ये आई रेशियो क्या होता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस रेशियो I इज इक्वल्स टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस रेशियो I इज कॉल्ड एज want of factor। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? एक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो एबनॉर्मल मतलब जो एक्चुअली आपने ऑब्जर्व करी आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, दैट इज ऑब्जर्वेशनल एंड दैट इज डेल्टा पी नॉर्मल। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? समझ में आया? तो एक तो थी हमारी लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज ऑब्जर्व कितना है और नॉर्मल कितना है। ठीक है, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वैल्यू। और लास्ट में अपन क्या बोल सकते हैं? नंबर, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल in the solution upon number of particle taken, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल अपन ने जितने लिए थे वो। तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर I किसके बराबर होता है बच्चों? सिंपल सा, पहले तो याद रखना है हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने एक्चुअली ऑब्जर्व करी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद, दैट इज डेल्टा पी ऑब्जर्वेशनल अपॉन डेल्टा पी नॉर्मल। फिर दैट इज, ये क्या था हमारा? एलिवेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी ऑब्जर्वेशनल अपॉन डेल्टा टी नॉर्मल। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी ऑब्जर्वेशन अपॉन डेल्टा टी नॉर्मल। और अब जब हमने है ना सॉल्यूट के पार्टिकल को डिसॉल्व किया, वो या तो डिसोसिएट हो रहे हैं एसोसिएट हो रहे हैं, तो डिसोसिएट एसोसिएट होने के बाद एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने सॉल्यूशन में और आपने इनिशियली कितने पार्टिकल लिए थे, सो दैट वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, समझ में आया बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है हम कैसे वांट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करेंगे? अभी आगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम। नेक्स्ट, अब बच्चों हमें एक चीज पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के। जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वांट ऑफ फैक्टर आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही हैं तो नॉर्मल का जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होगा वो ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? वांट ऑफ फैक्टर आई नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, राइट? क्लियर है बच्चों? चलें आगे। ओके बच्चों, तो ये हमारे आई की वैल्यूज हो गई। आई क्या क्या वैल्यू होती है वो हमें देख लिया हमने। ठीक है, अब अपन बच्चों डिफरेंट केसेस लेंगे कि आई कितना कितना हो सकता है केसेस के लिए। ठीक है बच्चों, चलें आगे। तो बच्चों अब हम आई की कैलकुलेशन करते हैं। आई क्या क्या हो सकता है?
ठीक है, तो अब हम यहां पे ले रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन टाइप। ठीक है, यहां पे हम सॉल्यूशन टाइप ले रहे हैं बच्चों। यहां पे या तो आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन हो रहा है, या तो आयनाइजेशन होगा या एसोसिएशन होगा। ठीक है इसका, ठीक है, ये अपन ने देखा। इधर अपन इसका वांट ऑफ फैक्टर देखेंगे, क्या आएगा वांट ऑफ फैक्टर आए। इधर इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। ठीक है, चलें आगे। अब सबसे पहले बच्चों अपन लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन बच्चों बिल्कुल ही नहीं होता है, तो ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है। तो इस केस में हमारा जो वांट ऑफ फैक्टर आई होगा, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम रहेंगी, तो आई की वैल्यू क्या होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1। और इसके एग्जाम्पल है यूरिया, ठीक है, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज। ठीक है, सो दैट इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सेकेंड अपन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ऑफ AB टाइप। ठीक है, तो AB टाइप बच्चों डिसोसिएट कैसे होगा, ये AB है, ये डिसोसिएट होके लेट अस सपोज A पॉजिटिव जाएगा और B नेगेटिव, और हमने इनिशियल सबके ना बच्चों 1 मोल लिए हैं, तो ये 1 था। ठीक है, फाइनल अल्फा डिसोसिएट होता तो ये भी अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर में फाइनल मॉलिक्यूल के कितने होंगे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इसका। ठीक है, अपॉन इनिशियली कितना लिया था 1, तो ये कितना आ जाएगा इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बच्चों जैसे आपने NaCl, KCl इस तरह के एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों AB2 टाइप। ठीक है, AB2 टाइप में क्या है, ये हमारा AB2 टाइप में जाएगा, और ये जो डिसोसिएट होगा वो होगा A2 प्लस 2B माइनस, इसका भी इनिशियल 1 मोल लिया, अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ अल्फा बनेगा और यहाँ पे 2 अल्फा बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा आई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाद में कितने हो गए, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना है हमें, तो ये क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल CaCl2 BaCl2। ठीक है, समझ में आया। देन AB3 टाइप ले लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा AB3 टाइप। सो यहाँ पे जो डिसोसिएट होंगे, ठीक है, वो हो जाएगा A3 प्लस 3B माइनस। ठीक है, इनिशियल अल्फा थे, इनिशियली 1 थे, अल्फा डिसोसिएट हुए, अल्फा बनेगा और इधर 3 अल्फा, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, दैट इज 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल बच्चों AlCl3 हो गया अपना, एंड AlCl3 के साथ FeCl3 ले लो। ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल।
राइट। अब बच्चों इतने सारे अपन डिसोसिएशन के लिए, कुछ एसोसिएशन के ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ डिसोसिएट हो रहा है, अब एक एसोसिएशन का ले लेते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने N लिए थे और ये बन गए बच्चों AN, ठीक है, एसोसिएट हुए हैं ये, ठीक है। तो इनिशियली 1 अल्फा एसोसिएट हुए तो ये कितना बना अल्फा बाय N, ठीक है। चलें आगे। तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बाय N बाय 1, ठीक है। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड फॉर्मिंग डाइमर इन बेंजीन। तो बच्चों अपन ने ये देखा डिफरेंट के लिए अपन वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी हैव सीन हियर, राइट बच्चों। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एक्चुअल में कितने प्रेजेंट हैं और आपने लिए कितने थे, इस डेफिनेशन से निकाला है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होते उनके केस में हमें याद रखना है 1 होते हैं, क्योंकि ये ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। एक्चुअल में कितने अपन ने लिए कितने थे, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश कर लिया है बच्चों, हो यहाँ पे सारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन फिनिश करते हैं फटाफट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चों। So the question is, a 0.5% aqueous solution of KCl was found depression in freezing point is 0.24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। Now we have to calculate the want of factor I and degree of dissociation of solute, ठीक है। जो KF अपने को गिवन है इधर, ठीक है, 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। अब बच्चों ने यहाँ पे हम
सबसे पहले ऑब्जर्व्ड मास ऑफ KCl कैसे निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला में याद था, तो वहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू याद थी ना, KF इंटू 1000 WA/MA अपॉन MB, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व मास ऑफ KCl कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू KF, ये हम पढ़ चुके हैं सारा, इंटू W अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों ये क्या था, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl। अब ये ऑब्जर्व है क्योंकि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है, वांटा फैक्टर I आ रहा है ना, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000, तो एज इट इज KF के वैल्यू हमें गिवन है W। अब इसने बोला 0.5% ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, तो 0.5% में बच्चों अपन क्या करेंगे, इसका जो वेट लेंगे 0.5 ग्राम, ओके, देन W 100 ग्राम आएगा, एंड डेल्टा टी आएगा बच्चों 0.24 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 38.75, राइट। चले आगे, क्लियर है। अब बच्चों नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl अपने को कैलकुलेट करना आता है, तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा, K का 39 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दैट इज 74.5। तो I की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास 38.75, सो दिस बिकम 1.92। तो बच्चों ये देखा आपने, ये तो अपना क्या आया है बच्चों, वांटा फैक्टर I कैलकुलेट किया है। अभी अपन को इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करनी है, तो वांटा फैक्टर I आ गया। तो बच्चों KCl कैसा है, इसको मैं रब कर देता हूं। KCl बच्चों कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे डिसोसिएट होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, इसका 1 लिया तो इसका 1 माइनस अल्फा, सॉरी इसका ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 लेंगे इनिशियली तो अल्फा डिसोसिएट होगा, तो इधर ही अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, दैट इज 1 माइनस 1 प्लस अल्फा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.92। I हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से बच्चों I अल्फा की जो वैल्यू आएगी 0.92, दैट इज दी आंसर, राइट बच्चों, क्लियर है। तो ये बच्चों क्लियर हुआ कि हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ हमें कैसे डील करना है, ओके बच्चों। तो आज अपना सॉल्यूशन फिनिश हुआ, ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।